कई दिनों से बॉलीवुड और ड्रग्स के रिश्तों को लेकर काफी घमासान चल रहा है। कंगना रनावत लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है। अब यह मामला संसद में भी गूंज उठा है और एक तरफ बॉलीवुड में दो धड़े नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो सरकार के साथ है, जैसे रवि किशन हो, और दूसरी तरफ जया बच्चन है जो कह रही है कि बॉलीवुड का नाम बदनाम करने की कोशिश चल रही है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स से जुड़ा नहीं है। बॉलीवुड लगातार किसी न किसी आरोपों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नेपोटिज्म के आरोप हो, सुशांत सिंह राजपूत मामले में चुप बैठने का आरोप हो या बाकी सारे आरोप हो। इस सारे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर वो है कि जो पिछले 40 सालों से, जी हां 40 सालों से, इसलिए क्योंकि एज अ चाइल्ड एक्टर वो बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। वो है कि जिन्होंने नेपोटिज्म पर इससे पहले भी कई बार हमले बोले हुए हैं। वो भी है जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और आज वो अपनी बात इस पूरे मामले पर रखना चाहती है। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर, और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत, सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर 1, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने, फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मजहब, जाति, प्रदेश और भाषा के लोग इकट्ठा आकर अपने बढ़िया से बढ़िया टैलेंट के तौर पर बेसिस पे आगे आते हैं और लोगों को एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, ओह गॉड, जी इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिल्म इंडस्ट्री पर बार बार कहे जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख्याल है अंगना जी का या रवि जी का, जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फिल्म मेकर है, ऐसे कई जाने मानी फिल्म इंडस्ट्री के हस्तियां मौजूद थी। और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है उसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ चाहिए था।
मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई कोई भी बड़ी चीज हो सकती है एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की और उनको जो उनको मान्यता दी जानी चाहिए वो मिलने की। तो मुझे लगता है कि माननीय पंतप्रधान जी श्री मोदी जी जो आज देश विदेश में हर जगह पर भारतीय संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, इतनी खूबसूरती से उसे विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो ऐसी चीजों का तो साथ या समर्थन नहीं दे सकते ना, या ऐसे लोगों का साथ तो नहीं चाहेंगे किसी भी चीज को सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों को जानती हैं या ऐसी किसी नेक्सस के बारे में जानती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके बारे में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। बल्कि मेरी जानकारी जहां तक है, कंगना जी ने ये कहा था कि मेरे पास ऐसे नाम है और वो मैं देना चाहती हूँ नारकोटिक्स ब्यूरो को। इसी के चलते वो बंबई भी आई थी। बंबई की उनकी विजिट भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे कोई नाम उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिए नहीं है। तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये नाम बाहर आएंगे, और अगर ऐसा कोई नहीं नेक्सस है तो इसी उसके ऊपर रोक लेके आ जाएगी। लेकिन आप ये भूल नहीं रहे हैं कि इसी बॉलीवुड इस मतलब चंद सितारे जी नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं, घर उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। यहाँ पर काम करने वाले कई सारे टेक्नीशियन और बाकी सारे लोगों के साथ और कई सारे कलाकारों के साथ भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक दो चार लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही नहीं रहता है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूं। यह क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड की के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है, और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है। रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है, बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से, इस अंदाज में बात की है। क्योंकि मैं शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगी कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में की थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है। जिसको कहते हैं कि फिल्म के जो जो टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। आपके बहुत कड़े किसी कुछ भी विचार हो सकते हैं, विरोध हो सकता है किसी को। मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें मुझ पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खो के किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। किसी के बच्चों के बारे में नाम लेकर, आपकी बेटी इस सो के साथ होता बेटा अगर आपको रूम में लटका हुआ नजर आता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट, वेयर एज वेयर वी कम फ्रॉम, वेयर आवर कल्चर इज फ्रॉम। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड माफिया, उसका ये शब्द का इस्तेमाल वो कर रही है, बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में क्योंकि सवाल खड़े जब करने कोई का मौका मिल इंसान रहा है कि बार बॉलीवुड का बार नाम? ये चीजें बोलते रहता है, और अगर वो माफिया हम्म। माफिया माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, वो बताए तो कहीं।
या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं, वो जरूर कहें और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम्म। जितने डिसिप्लिन तरीके से मैं और मेरे जैसे कई लोगों ने अपनी जिंदगी या फिल्म फिल्म लाइन जैसे अ, एक तरह की मुश्किल रहकर भी जिस डिसिप्लिन से हमने अपनी जिंदगियां गुजारी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को इस तरह की बातें होंगी और वो सही लगेंगी। एक एक सवाल यहां पर भी आके रुकता है, क्योंकि बात सिर्फ बॉलीवुड पर आकर नहीं रुकी थी, तो बात मुंबई पर भी आ गई थी। आपने देखा कि कंगना रनावत के घर पे जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की, उससे पहले कंगना रनावत कह रही थी कि मुंबई में उन्हें डर लगता है, मुंबई पुलिस उनको सुरक्षा ठीक से नहीं दे पाएगी, उनको हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मुंबई को लेकर यह पूरा बवाल हुआ। उनका कहना है कि चूंकि वो नारी शक्ति की आवाज उठा रही है, चूंकि वो सही सवाल उठा रही है, इसीलिए सभी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, और मुंबई में भी वही होते हुए नजर आया। आप भी मुंबई से हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले सबसे पहले तो आपको ऐसे लगता है कि नारी शक्ति का आवाज उठाने वाली व्यक्ति किसी इतनी सीनियर महिला के बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकती है? क्या आपको ऐसे लगता है कि ना ही सिर्फ जया जी, इसके पहले भी जो जो दीपिका जैसे लोगों के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की है, इस तरह के अपने कुलीग, फीमेल कुलीग के ऊपर लेकर कोई इस तरह की टिप्पणियां कर सकता है? मैं एक और बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं खुद कंगना की बहुत फैन रह चुकी हूँ। वो एक बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब उनकी पहली फिल्म वो लम्हे देखी थी, और तब मैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आज भी मैं कहती हूँ। उसके बाद मैं क्वीन के बाद उनको एक फैशन शो में मिली थी, और मैंने उनके तारीफों के पुल बांधे थे उनके पास। और आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है, और बहुत एम्बिशियस लड़की है, और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जो है बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जा रही है। लेकिन आप जब एक शहर के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हो, तो आप ऐसे शहर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने आपको आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी दी, सब कुछ दिया है। और इस शहर में ना ही सिर्फ देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं अपना नाम, अपना वजूद ढूंढने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और इस शहर ने सिर्फ आज तक लोगों को दिया है और बदले में कुछ नहीं मांगा है। जो भी मुंबई को अपना समझ कर आए हैं, उन्हें उन्होंने उसने उन्हें हमेशा अपनाया है, और उनकी रोजी रोटी हो, नाम हो, शोहरत हो, वो सारी चीजें दी है। ना ही सिर्फ ये, बल्कि महाराष्ट्र ने भी हमेशा देश की तरफ जो है, इंटेलेक्चुअल हो, फाइनेंशियल हो, कल्चरल हो, इन सारे मुद्दों पे एक कदम आगे रहा है। तो ऐसे महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में आपकी किसी व्यक्तिगत विचारों की वजह से आप इस तरह की टिप्पणियां करती है, ये वहां के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं लगती आपको? मुझे किसी भी मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को, और मैं कह रही हूँ किसी भी मुंबई में रहने वाली व्यक्ति को, ना कि सिर्फ मराठी व्यक्ति को, ये बात बहुत चुभेगी और गलत लगेगी। और इसके बारे में मैंने जरूर आवाज इसलिए उठाई थी कि आपका कहना था कि अगर आपको मुंबई पुलिस गलत लगती है, सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई इस सारे मामले की, जिनके ऊपर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि सुशांत सिंह के मामले में ठीक से जांच नहीं हो रही है, वो आज सीबीआई कर रही है। तो मुझे लगता है इसके बावजूद ये सारी चीजें कहने का मतलब क्या है? और ये सारी चीजें आप जिस चीज के लिए कह रही थी, वो चीज तो आपने यहाँ आकर की हम्म। नहीं। और जो उनके ऑफिस के साथ हुआ, वो गलत था। ये मैं आज भी हम्म। कहती हूँ, मैंने हम्म। कल भी कहा था, और मैं हमेशा कहूंगी कि यह बात गलत थी। उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी, हम्म। और वो सही तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन ये बाद में की बात थी। उसके पहले ही जो उन्होंने पीओके वगैरह घोषित वो कर चुकी थी मुंबई को, वो कहाँ से आया ये सिर्फ वो हम्म। खुद जानती है। पर किसी शहर में जाके इस तरह की अशांति फैलाना, इस तरह की गलत चीजें वहां के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में कहना, वापस एक बार मैं कहूंगी गलत है। आज हम एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और वो समय है कोविड-19 का समय, जहाँ पे पूरा देश बहुत बड़े एक कठिनाई से जूझ रहा है। हमें चाहिए कि हम महाराष्ट्र हम्म। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा बाहर के लोग काम करने आते हैं मुंबई की वजह से, एकजुट होकर खड़े रहे। वो मुंबई पुलिस जो अपनी जान हथेली पे
एक आम आदमी के लिए वो ये नहीं सोचता कि ये कौन से देश का है, प्रदेश का है, भाषा का है। वो सिर्फ वहां के आदमी के लिए तैनात है, वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लेके कितनों ने अपनी जानें भी गंवाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब आप बात करते हो, आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ उनके प्रति एक जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी के पॉइंट से आप लोगों के पास बातें करें। और अगर आपके बहुत बहुत कठिन टिप्पणियां भी है, तो एक तरीका होता है, उस तरीके से उसे सामने रखें। बस इतनी ही नहीं बात है। तो क्या ये क्यों बयानबाजी हो रही है फिर? आपको लगता है कि क्या इसके पीछे राजनीति है? आमतौर पर हमने देखा कि बॉलीवुड पूरी तरीके से शांत है। जया बच्चन संसद में जो कह चुकी है, आमतौर पर लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन कोई खुद आगे आकर इस बारे में एक बात नहीं कह रहा है। तो कंगना रानावत या रवि किशन जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उसके पीछे आपको राजनीति लगती है? आप खुद राजनीति में रह चुकी है, भले ही आप कह रहे हैं कि अभी आप नहीं है किसी पार्टी के साथ में, लेकिन क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर आ रही है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि एक डर का माहौल पैदा करके हर किसी को अपने अंडर रहने की ये कोई रखने की ये कोई साजिश तो नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि देश में इतने भयानक बड़े मुद्दे हैं आज हमारे सामने, जैसे हमारे जीडीपी का मुद्दा है, इकोनॉमी को लेकर जो हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने प्रदेश वापस जा रहे थे, कितनों की मौत हुई है, वो सारे जो मुद्दे हैं, और सबसे ज्यादा कोविड का जो मुद्दा है, हर रोज कितनी ही हजारों में, मिलियंस पे पहुंच चुके हैं हम ऑलरेडी, उस चीज पे हम लोग लीड कर रहे हैं दुनिया भर में। ये सारी जो चीजें हैं, मुझे लगता है इन सारी चीजों से कहीं हमारा ध्यान हटाने के लिए तो नहीं सारे बड़े बड़े चैनल्स प्राइम टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है मुद्दा बहुत नहीं तो अहम है, जरूरी है। अगर बॉलीवुड ड्रग्स जैसी की इतनी बात, अहम मुंबई में जो इंडस्ट्री में ड्रग्स का माहौल है उसको लेकर बात, मुंबई में जो ड्रग का सिंडिकेट चलता है, इस पर अगर बात करने से अगर लगता है कि मुंबई का नाम खराब हो रहा है, तो ये कहां किस हद तक सही है आपके नजर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्होंने ड्रग्स के मामले में मुंबई का नाम लिया है। उन्होंने जनरली ये कहा है कि मुझे पीओके की तरह लगता है, मुझे तालिबान की तरह लगता है, और मुझे लगता है, सच कहूं तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि मुंबई जैसे आज के एक क्या कहते हैं विचारों में, आचारों में, हर एक दिशा में सबसे ज्यादा आगे रहने वाले शहर को आप ये सारी अगर नाम दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई भी जगह आपको सेफ लग सकती है। क्योंकि आज अगर हम पूरे देश में देखें कि अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उन प्रदेशों पर भी टिप्पणी कर रही हूँ और कहीं कहीं वो गलत ना साबित हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पे भी हो, यूपी में हो, बिहार में हो, या फिर आज हरियाणा में 2 लड़कियां जेल में थी और पुलिस के लोगों ने कुछ के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट की केस आई है सामने। ऐसी कई सारी चीजें हो रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कई जगहों पे, महिलाओं के ऊपर के अत्याचार खत्म ही लेने का नाम नहीं लेते। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती, बट मुंबई जहाँ पे सैकड़ों लड़कियां 16-17 की उम्र में मुंबई में आती है, उसे अपना घर बनाती है और बहुत ही सिक्योर सेफ अपने आप आप को महसूस करती है। रात को 12-12 बजे तक काम के लिए वो उर्मिल लड़कियां घर से बाहर रहती है। तो आप अगर इस ऐसी जगहों को अगर आप सेफ नहीं समझती, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको देश भर में कौन सी जगह सेफ लगेगी फिर। उर्मिला, आपने 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 डर के माहौल की बात की, और डर के माहौल की बात इससे पहले आमिर खान कर चुके हैं, नसीरुद्दीन शाह कर चुके हैं, और उन्हें भी जो बात कही गई, और अभी कंगना रानावत मुंबई शहर के बारे में डर की बात कह रही है। तो अगर आमिर खान या नसीरुद्दीन शाह को देश में डर लगता है, ये कहने का अधिकार है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर अगर कंगना ने कहा कि मुझे मुंबई में डर लगता है, तो उसमें क्या गलत है? इन दोनों बयानों इसके में मायने क्या अलग है। फर्क आप महसूस करेंगे? गलत तो कोई जी भी नहीं है, गलत तो अपनी अपनी जगह हर कोई सही ही होता है, क्योंकि वो उन्होंने उनके जी एक्सपीरियंसेस होते हैं। मायने समझ जी में लेना पड़ेगा कि कौन से मायनों में वही क्या कहते हैं विधान कहा गया था, किया गया था। जब इन दोनों ने ये चीज कही थी, तो उन्होंने एक सोशल तरीके से कही थी कि कहीं ना कहीं आज अगर फिल्म इंडस्ट्री शांत है, कुछ भी इसके ऊपर आवाज उठाने से डर रहे हैं लोग, तो यही सोचकर डर रहे हैं कि यार अगर मैंने ये बातें कही, तो कहीं मेरी फिल्म सफर ना करे, मेरे करियर ना करे। तो इस तरह के जो डर लोगों के दिलों में है कि मुझे भी लोग देशद्रोही ना समझे। ये तो मुझे आज कल ये इंटरव्यू जब
आपका अभी जब चल रहा होगा इसके, तो ये जो सारे डर लोगों के अंदर बिठाए गए हैं, वो उस डर के बारे में बात कर रही थी। और कंगना सिर्फ मुंबई में उन्हें उन्हें फिर वहीं पे वहां पर भी कुछ एक दो चंद लोगों की वजह से जो डर लगता है, उस डर की बात कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो कहना है वो अपने आप नहीं, क्या कहते हैं, एक तरह का दोगलापन उसमें नजर आता है कि आप इतने वर्षों से जब इस शहर शहर में रही, आपने अपना नाम कमाया, फिल्में बनाई, सब कुछ वो क्यों किया, कहें? तब आपको इनसिक्योर नहीं लगा? आपको अभी 1 महीने में ऐसा क्या आपने किया है या किसी और ने किया है कि ये सब हुआ है? तो ये सारी चीज़ें सोचने जैसी है। और इस सारी चीज़ों का मैं चाहती हूँ कि आम आदमी इसके ऊपर सोचे, भारतीय जनता इसके ऊपर सोचे और फिर अपने मुद्दे बनाए। सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या जब भी हुई, मैंने इसके बारे में सबसे मतलब ये बहुत ही दुःख भरी और दर्दनाक चीज़ है। और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना उनके ऊपर, जब सीबीआई जांच कर रही है, सबको उनको अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, वो डर की बात इसलिए भी शायद कह रही होगी कि आपने सुना होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि हरामखोर उनको कहा गया। ठीक है, तो जिस तरीके से टिक्का टिप्पणी हो रही है उसके वजह से उनका यह कहना हो सकता है कि एक महिला को इस तरीके से संबोधित करना यह डर की बात हो सकती है। क्या ये बात आप सही मानती है? मुझे लगता है कि महिला के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में इस वक़्त बात ना करें तो बेहतर होगा। संजय राउत जी ने अगर जब ऐसा कहा, वो शब्द वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं था, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कंगना जी ने कौन क्या शब्द यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर अगर टिप्पणी ना ही की तो अच्छा होगा, ऐसे आपको नहीं लगता? जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है, एक महिला होकर, दूसरी महिला के बारे में, देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और अपने आप को देशभक्त कहलाती है। क्या वो सही है? कौन-सी अच्छे घर की, संस्कारी घर की लड़की किसी के बाप के ऊपर, ये क्या उखाड़ लोगे के ऊपर, या ये सारे तरीके के शब्द इस्तेमाल करती है? और फिर भी अपने आप को विक्टिम मानती है, फिर भी अपने आप को सब विक्टिम खत्म हो गए तो महिला विक्टिम होने का कार्ड भी उठा-उठा के पटकती है कि भाई मैं भी तो मैं महिला हूँ ना एक। मैंने भी लोकसभा के दौरान और आज भी ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना मुझे करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें महिला के तरफ आज सोनिया गांधी जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें आज बरसों से कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? एक जो फेमिनिज्म का नारा लगाने वालों के खिलाफ है? उस वक़्त किसी को याद नहीं आता कि वो भी एक महिला है, इस देश की माता है, इस देश की भगिनी है, इस देश की बहू है। ये किसी को उस वक़्त नहीं समझ में आता, याद आता। तो मुझे लगता है एक महिला महिला और बाकी सब क्या हो गई? तो आदमी ने तय करना चाहिए कि क्या मुझे अबला नारी का रूप करना जी। है या मुझे फेमिनिज्म के कार्ड पे, मैंने कभी मेरे इलेक्शन के दौरान महिला होने का कार्ड अगर यूज जी। किया होगा, आज भी कोई मुझे दिखा दे, मैं कुछ भी हार जाऊंगी। मेरे ऊपर मैंने धर्म बदला, जी। मैंने क्या क्या मेरे ऊपर भी, मेरे पति के ऊपर टिप्पणियां कही गई, मेरे ऊपर की गई। ये सारी चीजें अगर कोई किसी दिन प्रूव कर पाया तो मैं जो भी आप कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतनी जी। सारी टिप्पणियां, ट्रोलिंग, सब कुछ मैंने सहा। एक मैं भी तो महिला थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यार मैं महिला हूं इसलिए मेरे ऊपर ये। आप या तो ये कार्ड खेलिए या वो खेलिए, नारी शक्ति की जी। जी। बात कीजिए जी। और कि मैं उर्मिला लूंगी जी, जो भी होगा, या तो फिर आप नारी सम्मान कीजिए, दूसरी नारी का भी सम्मान कीजिए। उर्मिला, आपने हमसे बात की इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपने मन की बात जिस तरीके से सामने रखी, आज के दौर में बॉलीवुड से लोग सोशल मीडिया के अलावा कहीं भी एक लाइन के अलावा कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, उस दौर में आपने आगे आकर अपनी बात रखी। आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।